टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लान। देखिएगा, स्टार्टिंग में कल हमने क्या किया था, हमने किया था अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब मैंने वो अचीवमेंट लिखी हुई हैं, आप सोचोगे कि अचीवमेंट क्यों लिखी हुई। देखिएगा, हम इन्हीं अचीवमेंट को उठाकर इन्हीं को क्या कर देंगे, फेलियर में चेंज कर देंगे। तो पहला हमारा था इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब हम कहेंगे कि नेशनल इनकम में वो इंक्रीज नहीं हुआ जितना चाहिए था, कि आज तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी नेशनल इनकम इतनी नहीं हुई। इतनी पंचवर्षीय योजना बनाने के बावजूद भी आज हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। जब हम बात करते हैं दो देशों की नेशनल इनकम की, तो आज भी हम क्या है, सिर्फ विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाते हैं। हमसे ज़्यादा नेशनल इनकम तो बहुत सारे देशों की है, तो विकासशील अभी भी हम क्या है, विकसित देशों की श्रेणी से बहुत काफ़ी पीछे हैं। उसी प्रकार से हम इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये हमारी क्या थी, अचीवमेंट थी, ठीक है, बड़ी है, लेकिन हमारा कि वो हमारे लिए क्या है, इनफ नहीं है। इतनी पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद भी हमारी प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। कि इवन हम अपने पड़ोसी देशों से जब हम अपनी कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि दूसरे देशों की कितनी प्रति व्यक्ति आय है और हमारी कितनी है। तो जब उनमें और हम में कंपैरिजन होती है तो हमें पता चलता है कि हम कितने उनसे पीछे हैं। फिर हमने एक ये किया था कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमने किसको बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया। यहाँ हम करेंगे, वहाँ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ हम करेंगे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी में वृद्धि। हालांकि हर पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार दिया गया है, लेकिन जितना रोजगार दिया गया है जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों की संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। राइज इन प्राइस, यहाँ प्राइस स्टेबिलिटी कर दें, राइज इन प्राइस, कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में कीमतें लगातार क्या होती गई हैं, बढ़ती गई हैं। तो ये भी क्या हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है, फेल्यूर है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर पॉइंट लिया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका सिर्फ और सिर्फ वो किसकी बनकर रह गई, वो सिर्फ हमारी बनकर रह गई गेहूं और चावल की हरित क्रांति। दालों का उत्पादन में आज भी हम क्या है, आत्मनिर्भर नहीं हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके लिए आज भी हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो हरित क्रांति, जितना उत्पादन हर चीज में बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, वो दो ही। फिर इंस्टीट्यूशनल चेंज में हम लिखें, ठीक है, हमने माना कि हमारी अचीवमेंट थी, वो हमारी बहुत सारी संस्थाएं थी वो खत्म होगी, चकबंदी वगैरह कर दिया गया, कोई बिचौलिया नहीं रहा सरकार के बीच में, और जो हमारा वास्तविक किसान था। लेकिन आज भी क्या है, एक व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा काफी है। ऐसा मानता है हमारे कि किसी के पास, माना एक व्यक्ति के पास 50 किले है, उसको जरूरत ही नहीं कि वो स्वयं खेती करे। फार्मर जिसके पास जमीन नहीं है या 1 या 2 किले, वो उसकी खेती को क्या लेता है, हैसे या पट्टे पर लेता है। वो सारा दिन रात मेहनत करता है और बड़ा हिस्सा कौन ले जाता है, जिसकी भूमि है वो ले जाता है। तो आज भी वो दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो सरकार क्या कर देती है, जब कोई ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में उसका कहा गया कि माल वगैरह माफ कर देती है, लेकिन जिसने ठेके पर खेती ली है वो तो जितने की ठेका बना वो पहले चुका देता है, उसको कोई रिलीफ लैंडलॉर्ड नहीं देता। तो हम कहेंगे कि ये कागजों में तो ठीक है, हम कह देते हैं कि इतना चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज क्या है, पर्याप्त नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये हमारा इसमें जो है लेस ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन हम कहते हैं, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी मीन क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो वो दोनों इंक्रीज हुए, लेकिन एज कंपैरिजन टू एडवांस कंट्री ये बहुत ही कम है। कि जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमने कहा कि हमने बहुत ग्रोथ कर ली, हम ये करने लगे, लेकिन आज भी हम क्या है, पीछे हैं। आज भी हम जो है ह्यूमन बींग्स है उसकी ज़्यादा
सहायता लेते हैं और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका दूसरे देशों के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, कम प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमारा है इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आज भी हमारी योजनाएं ठीक है, एक तरह से बढ़िया योजना तैयार की जाए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करते करते वो क्या बन जाती है, खराब बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि बीच में ऊपर से क्या है 100 रुपये आए, 99 रुपये बीच में ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनको वास्तव में ढंग से लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, 5 वर्षीय योजना अच्छे से बनी, ये कहा कि एग्रीकल्चर पर इतने करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन वास्तव में उतना हो नहीं पाता कि जो रिश्वतखोरी है, भाई भतीजावाद है, उसके कारण जो वास्तविक जितना पैसा लगना चाहिए था लगता नहीं। 100 में से 1 रुपया मुश्किल से ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाता है, 99 रुपये तो रिश्वतखोर क्या हो जाते हैं, बीच में ही खा लेते हैं। तो इसलिए भी हमारा ये भी हमारी क्या रही है, फेल्यूर रही है। मोर एम्बिशियस का मतलब क्या है कि हमारी इच्छाएं तो क्या रही हैं, बहुत ऊंची, ख्वाब तो काफ़ी ऊंचे रहे, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज इतने नहीं। और हमने ये देखा नहीं कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी मैंने ख्वाब क्या देखे, बहुत ऊंचे देखे। तो वो क्या हुआ, हमारे बार हर बार फेलियर रही कि जितना टारगेट बनाते हैं हम बनाते हैं कि इस बार एग्रीकल्चर से आउटपुट की ग्रोथ रेट हमें 8% करनी, तो हम मुश्किल से 4 या 5 तक पहुँच जा पाते हैं। तो मोर एम्बिशियस रहे हैं हमने अपने रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको बढ़ाने की तरफ सिर्फ ये कहा कि टारगेट इतना रख लिया, लेकिन वो कभी भी हमारा अचीव नहीं हो पाया है। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो यहाँ हम क्या लिखें, इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि अपर्याप्त विकास। हमने कहा कि बहुत कुछ बना लिया, ठीक है, हमने बनाया भी, लेकिन जितना बनाना चाहिए था उतना हम बना नहीं पाए। तो चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम दोनों ही में क्या है, अभी भी दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो दोनों में हम क्या है, बैकवर्ड हैं। आज भी हम बसों की हालत देखो, कितने कितने पैसेंजर जो होते हैं, एक बस में सीट 20 की है तो 20 बैठे हैं तो 40 खड़े हुए मिलेंगे कुछ क्षेत्र में। तो ये हालत हमारी क्या दिखाती है, ये हालत हमारी दिखाती है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, कितनी बसेज हैं, कितनी रेलवे हैं, कितने हमारे पास रोड है। रोड की हालत देखो, बन के तैयार होता है, बाद में टूटना क्या हो जाता है, पहले शुरू हो जाता है। तो कई कारण होते हैं कि जिनके कारण हमने कहा भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, कि वो ठेका ऐसे को दिया जाता है जो किसी न किसी MLA MP का रिश्तेदार होता है और वो टेंडर छुड़वा लेता है, पास भी हो जाता है, तो वो उसमें घटिया मटेरियल लगाता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए, बेनिफिट कमाने के लिए उसको बना देता है और बना उससे पहले वो क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इकोनॉमिक में हम आप जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, हमारा लाइट है। तो लाइट देख लें, आज भी हमारी एग्रीकल्चर्स को कहें कि लाइट के कट इतने लगते हैं, उनको पूरा दिन पानी के लिए लाइट उपलब्ध नहीं हो पाती। सिर्फ गांव में तो क्या है, 4-5 घंटे लिमिटेड सी लाइट आती है, बाकी दिन वहाँ पर क्या रहते, कट होते हैं कि कभी वो रात को छोड़ रहे हैं, कभी वो दिन को छोड़ रहे हैं। तो ये भी क्या करती है, हमारी फेलियर रही है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की फेलियर रही। तो इसके कारण उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पाती है, हमारी एग्रीकल्चर को भी नहीं मिल पाती। तो इसी प्रकार से NM में हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, आज भी उनमें इतनी भीड़ भाड़ है कि इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा दिखाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है, अपर्याप्त है। आज भी स्कूल और कॉलेजों की तरफ ध्यान दें तो गांव में कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है, इसलिए जो ड्रॉप आउट की संख्या है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, गांव में होती है। गांव में किसी में 10वीं तक का स्कूल है तो लड़कियों को पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते, वो उसके बाद उसको क्या कर लेते, घर बैठा लेते हैं +2 करने के लिए। तो हम कह सकते हैं मेन रूप से 10% लड़कियां ही जा पाती हैं। अब उसमें से कुछ +2 करने के बाद BA का कॉलेज तो गांव में है ही नहीं, BA के बाद बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो शहर में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा पाई। लेकिन यदि गांव में ही वो स्कूल या कॉलेज होता तो सभी लड़कियां क्या करती, अपनी एजुकेशन को
कंटिन्यू रख सकती थी। तो ये हमें क्या दिखाता है, उसी प्रकार से हम गांव की सिचुएशन देखें, शहरों में वो फैसिलिटी फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन गांव की सिचुएशन देखें तो वादा तो क्या किया गया था, वादा तो किया गया था कि समुचित डेवलपमेंट किया जाएगा, समन्वित हमारा विकास, गांव का विकास पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी। लेकिन गांव का विकास कहाँ हुआ ना, वहाँ पर बढ़िया हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हैं, ना उनको लाइट की फैसिलिटी मिल रही है, ना उनको बढ़िया हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में क्या है, एक एएनएम या एक एमबीबीएस डॉक्टर्स है, वो चाहे कान दुख रहा है, चाहे पेट दुख रहा है, चाहे सर दर्द है, वही सारी बीमारियों का इलाज करा। तो हम कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक अलग अलग फील्ड के बंदे वहाँ पर नहीं होते। तो व्यक्ति क्या करता है, उसी के पास जाता है, वो सभी फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी है, वो सारी दवाइयाँ देता रहता है, और आखिर में जब फुंसी फोड़ा बन जाती तब वो क्या है, सैड की तरफ जाता है, तब तक डेथ उसका क्या कर रही होती, इंतजार कर रही। तो काफ़ी दिनों तक तो वहाँ रहता गया, उसको बीमारी का पता ही नहीं, वो उसको दवाइयाँ देता गया। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर हम अलग अलग स्पेशलाइज जो बंदे होते हैं वो, या वो डॉक्टर होते हैं, वो नहीं होते, सिर्फ एक आध डॉक्टर होता है, वो सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो उनको ये होता है आज नहीं कल शहर जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, लेकिन यदि उनको वही फैसिलिटी गांव में मिलती तो वो उनको क्या कर सकते थे, उनका आनंद ले सकते थे। तो कोई पार्क्स नहीं होते, वहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था नहीं होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वादा किया गया था कि आपको ऐसा दिया जाएगा, ऐसा कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने उपलब्ध नहीं करवाया। फिर हमारा जो है इनमें हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, हमने पहले की तुलना में इंडस्ट्रीज का बहुत डेवलपमेंट कर ली, लेकिन आज भी वो डेवलपमेंट क्या है, अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है। कि आज भी हमारी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो एज कंपेरिजन टू अदर कंट्री, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हाई है, वो मार्केट में क्या है, उसका कॉम्पिटिटर की तुलना में क्या करती है, अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में ज़्यादा प्राइस पर वो वस्तु क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए उसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिता अक्षमता होती है, वो प्रतिस्पर्धात्मक अक्षमता होती है, वो कम है, क्योंकि दूसरे देश वाले उसी वस्तु को क्या बना देते हैं, 10 रुपये में हमारी 15 रुपये में बनती है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, दूसरे देशों में कम हो जाती है। तीसरा जूट है, जूट में हमें किससे, बांग्लादेश से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बाकी आइटम्स जो हैं हमारे, चाहे मोबाइल फ़ोन ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें हमें चाइना से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तो जब वो सस्ते में बना रहे हैं और हमारे उद्योगों में वो हम कहें वो टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है, जिस तरह जापान का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जापान में बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, कम से कम कॉस्ट पर वस्तुएं क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। आज भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं पर दूसरे देश से मंगवाते हैं। तो आज भी चाहे वो खिलौना है, वो भी चाइना के चले हुए हैं। क्यों चले हुए, क्योंकि उतनी कम कॉस्ट पर अब हम कहते हैं हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, अपना मोबाइल लेना चाहिए, देशभक्ति की भावना दिखानी चाहिए, तो हम चाइना को हमें क्या करना है, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें उनकी बिक रही हैं, क्यों बिक रही हैं, क्योंकि लोग क्या देखते हैं, लोग उसकी कॉस्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं कि भारत वाला जो इतना महंगा आ रहा है और वो उससे बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, तो लोग यही देखते हैं। तब वो क्या करते हैं कि नेशनलिटी की जो फीलिंग्स है उसको भूल जाते हैं। तो ये क्या रहे हमारे, ये सब हमारे क्या रहे कि इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर रहे, कि हमें इतना। उसी प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर ये भी कह सकते हैं कि हमने सभी को ये वादा किया था कि आज़ाद होने के बाद हम आपको समाजवाद की जो सरकार है वो देंगे, समाजवाद देंगे, जिसमें क्या होता है, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया, अमीर और गरीब के बीच का की जो खाई होती है वो कम से कम होती है। लेकिन आज भी क्या है, एक तरफ इतने अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत ही गरीब लोग हैं। हमने वादा किया था कि आपका स्टैंडर्ड क्या वो जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे, लेकिन जीवन स्तर ऊंचा उठाना तो दूर है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज वो
सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है। आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन इतनी जनसंख्या है हमारे पास, आज भी वो लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आज भी अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बड़ी है जितनी हमारी पहले थी। तो हम कहने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रह गया इस 5 ईयर प्लानिंग के दौरान जिसको हम अचीव नहीं कर पाए, जो आज भी हमारे लिए क्या एक चैलेंज बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उनकी फेलियर की है।